आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने आपके आलेखों के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बस उस अधूरे कार्य को साकार करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। इस कार्य को करने में आपके द्वारा दी गई मुझे 3 शिक्षाओं ने मेरा मनोबल बढ़ाए रखा। पहला, शब्दकोश डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं होना चाहिए। एक बार जो मन में ठान लिया फिर पीछे मुड़ के मत देखो। और सबसे अहम शिक्षा जो आपने हमें दी है कि स्वयं पर विश्वास रखो। आशा करती हूँ कि आप कुछ हद तक आश्वस्त हो गए होंगे। वैसे तो आपकी अदालत में हाजिर तो होना ही होगा मुझे। रीना परशुराम, प्लीज डोंट फॉरगेट यू हैव गिवन मी assurance for protection 12। 2 पंक्तियां मैं अपने माता पिता के लिए अवश्य कहूंगी। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माता पिता नहीं मिलते। यादों के सफर से जब हम गुजरते हैं तो मैं आपके साथ अपने बचपन के कुछ संस्मरण सुनाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला, कह सकते हैं कि पैम्पर्ड चाइल्ड, वो भी पापा। बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। अब नहीं हूँ, पहले जरूर हुआ करती थी। हाँ, धीरन से आप लोग पूछ लीजिए। सिर्फ पापा थे जो मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखते थे और रोज कहानी सुनाते थे। इतनी कहानी सुनी होंगी, लेकिन सिर्फ एक कहानी मुझे पसंद आती थी, रीना और मीना की। उससे सुने बिना ना मैं सुबह ब्रेकफास्ट करती थी और ना डिनर करती थी। बीच का टाइम तो मम्मी के साथ रहता था, तो कोई कहानी वानी का कोई रोल ही नहीं हुआ करता था। बस सुबह और रात और धैर्य की पराकाष्ठा, इनसे सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी। कहानी नहीं सुनाता था कभी भी, और आज भी लड़ाई झगड़ा तो खैर इनसे बहुत होता है। पर पापा ये थे कि सबको डांटते थे कि भाई कहानी सुनाओ, नहीं तो वो खाना नहीं। तो ऐसे बस कुछ खट्टी मीठी यादें चलती रहीं जीवन में, और मैं बहुत लाड़ प्यार से अपने पापा मम्मी की लाडली बिटिया रही, शायद हमेशा ही रहूँगी। बस ऐसे ही कुछ छोटे मोटे संस्मरण थे जो मैंने आप बताया। एक और संस्मरण है, खैर वो तो अभी का है कि माता पिता के कर्ज से तो हम कभी भूल नहीं सकते और ना उस कर्ज को चुका सकते। पिछले साल मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी से उभर के मुझे 4-5 महीने लगे थे। उस समय भी पापा ने इतनी सेवा मम्मी ने मेरी करी कि शायद ही कोई कर सकता। तो तब से ही मेरे मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये आस थी कि ये जो संस्मरण हैं इनका प्रकाशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक धरोहर रहेगी कल के बच्चों के लिए। इन्हीं पंक्ति के साथ मैं अपना आपसे विदा लेती हूँ, पर जाते जाते 2 शब्द और बोलते जाऊँगी पापा के लिए। भोला सा चेहरा उज्जवल निर्मल नयन, भोला सा चेहरा उज्जवल निर्मल नयन, जीवन से भरपूर दूर करते थकन, ऐसे प्यारे पापा को मेरा शत शत नमन। जितने प्यारे पापा हैं उतनी ही प्यारी दिव्या जी। कोई अपने माँ बाप के लिए इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम करे, ये दिव्या की हिम्मत थी। अब यादों के सफ़र में बात आती है दोस्तों की। ज़रूरी तो नहीं है कि दोस्त हर बात साझा करें, पर इतना तो तकाजा है दोस्ती का कि जो भी करें साझा वो खरा हो। तो मैं ऐसी ही साझेदारी के लिए आमंत्रित करती हूँ जोशी अंकल के कॉलेज के दिनों के मित्र डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी को।
आदरणीय वाजपेयी जी, श्रीमती आशा जोशी जो मेरी बहन है, और प्रिय उमाशंकर जी गुप्ता, ये भी मेरे पारिवारिक संबंध। मैं आज अपने आप को इतना गौरवान्वित पाता हूं, और ये इस परिवार का बड़प्पन है कि उन्होंने आप जैसे गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष मुझको आने का मौका दिया। सबसे बड़ी जोशी जी की जो प्रतिभा थी, उनकी पारदर्शिता, उनका चुंबकीय व्यक्तित्व, जिसने हमारी मित्रता को प्रगाढ़ता में बदल दिया। आज का जो समारोह है वो उनकी 57 साल की पत्रकारिता के सिलसिले में है, लेकिन दिव्या, ये उनकी पत्रकारिता का हीरक जयंती समारोह है। शायद जोशी जी को भी याद नहीं रहा होगा कि सबसे पहले उनने पत्रकारिता हमीदिया कॉलेज की मैगजीन के संपादक के जरिए से शुरू की थी, और ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, जिसने उस काम को करके बताया जो शासन भी नहीं कर सका, और वो कार्य किया इनने पूरे देश में जो विख्यात है कैंसर हॉस्पिटल, उसको उच्च कोटि की श्रेणी में लाकर दिया। इस शब्दों के साथ मदन मोहन, मैं तुम्हारी दीर्घायु की कामना, मेरी ये इच्छा है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मदन मोहन जोशी को शासन पद्म अवार्ड से अलंकृत करें। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी, लेकिन आपने हमारा वक्त कोई ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि आपका जो प्रस्ताव है वो हम सबको बहुत बहुत पसंद आया कि अंकल इस तरीके के अवार्ड के भागीदार होने चाहिए, और हम सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो कभी खुद के लिए कुछ नहीं करते। और यादों की इस खरीद साझेदारी में मैं आमंत्रित करती हूँ नई दुनिया के श्री उमेश त्रिवेदी जी को, जो उनके प्रिय शिष्य भी हैं। अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात कहें। आदरणीय जोशी जी, वाजपेयी साहब, उमाशंकर जी गुप्ता जी और आशा भाभी, 1974 में मैंने नई दुनिया ज्वाइन किया था, और 16 जून 1980 को भोपाल आया। मेरे लिए ये गौरव की बात है, या प्रिविलेज रहा मेरा, कि राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर के सानिध्य में मैंने पत्रकारिता शुरू की। उन्होंने मेरा चयन किया और मुझे मौके दिए, लेकिन असली सफर 16 जून 1980 को शुरू हुआ जब मैं भोपाल आया। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था और एक नए पड़ाव की शुरुआत थी। और जब मुझे इंदौर से भोपाल भेजा जा रहा था तो मुझे एक ही बात कही गई कि उमेश, रज्जू ने कहा था, राजेंद्र माथुर ने, कि उमेश, तुम ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने जा रहे हो जिससे तुम्हें सीखने का बहुत मौका मिलेगा। ये तुम्हें सीखने की संभावनाएं हैं, लेकिन ललक भी होना चाहिए और चाह भी होना चाहिए। और शुरू में जब मैं आया तो इसी सीख के साथ आया था कि जोशी के साथ मिलकर काफी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि वाजपेयी जी ने अभी कहा, और अलग अलग यादों में अलग अलग वक्ताओं ने बताया कि राजधानी राजधानी होती है,
वहाँ अलग अलग धाराएं अलग अलग तरीके से चलती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और कोई लहर नहीं बन पाती जो एक सीधे प्रवाह से चल सके। तो शुरू में कुछ अनगढ़ सा अनाम सा मैं जब घूमता फिरता था तो मदन मोहन जोशी का नाम मेरे लिए बहुत बड़ा नाम था। सचिवालय में जाते थे तो ये भी पता नहीं होता था कि पत्रकारों को वीआईपी गेट से एंट्री की सुविधा थी। हम जनरल गेट पे जाके लाइन पे लग जाते थे और अंदर जाते थे। अंदर जाकर सचिवालय के किसी भी कक्ष में हमारे लिए सिर्फ एक नाम लेना पर्याप्त होता था कि साहब मैं मदन मोहन जोशी के साथ हूँ। उसके बाद कहीं कोई रोक टोक नहीं, कोई विवेचना नहीं, कोई अवरोध नहीं। आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी, जो आपको सूचनाएं चाहिए वो सूचनाएं मिल जाएंगी। ऐसे अवसरों पर मदन मोहन जोशी का नाम जो साथ जुड़ा, उसने पत्रकारिता की धारा में हमको जो रास्ता दिखाया और जिस रास्ते पे हम बढ़े वो बिल्कुल अलग है। मैं ये मानता हूँ कि आज इस धरातल पर हम खड़े हैं, वो धरातल यदि मैं मदन मोहन जोशी के साथ काम करता तो संभवतः नहीं पाता, वो इस तरह नहीं पाता, या जो कुछ भी थोड़ा बहुत हासिल किया है वो हासिल नहीं कर सकता। कारण साफ कि एक सकारात्मक पत्रकारिता, एक सकारात्मक आलोचना, सकारात्मक शैली के साथ करने का उनका जो आग्रह था, वो आग्रह कई बार बुरा लगता था। जोशी जी ने इस प्रकार के दुराग्रहों से बचाने में उनकी कार्यशैली ने, उनके आग्रह ने हमको काफी सबक सिखाया। और शायद इसी कारण यदि उनके आग्रह इस प्रकार के नहीं होते सकारात्मक, तो हो सकता था कि वो एक अलग किस्म की धाराओं में हम लोग बह जाते और नई दुनिया का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उस पर हम टिककर काम नहीं कर पाते और इधर बिखर जाते। मुझे 37-38 साल पत्रकारिता में हो गए और उस पत्रकारिता में 1980 से, जैसा मैंने बताया, आज तक जोशी जी ने जो सिखाया या जोशी जी के साथ मैंने अपने संस्कारों में पत्रकारिता का जो बीजारोपण किया था, उसके फल मुझे लगता है कि मुझे आज तक मिल रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हमेशा गुरुतुल्य आपकी वंदना करता हूं और हमेशा इसे स्वीकार करता हूं कि आज जो कुछ भी है वो सब आपके कारण है। मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है। जिस प्रकार उन्होंने मेरे साथ मेरे कई साथियों को ढाला, आगे बढ़ाया, वो अपने आप में अद्भुत है। और भोपाल की पत्रकारिता में एक पत्रकारिता की जोशी परंपरा उसे कहा जा सकता है, वो है। आप की ये सीख, आपकी ये ट्रेनिंग हम लोगों को बहुत काम आई है और आगे भी जब तक हम पत्रकारिता करेंगे शायद इससे सार्थक कुंजी हमारे पास नहीं रहेगी। जो आपने हमको सिखाया, जो किया, हम सिर्फ आपका अभिनंदन कर सकते हैं। जो आपने दिया उसका ऋण नहीं चुका सकते। आपका एक बार फिर अभिनंदन। और भावनाओं का ज्वार इतना प्रबल है कि हम रोक नहीं पा रहे हैं कि लोगों को सब अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। पर मुझे मालूम है कि जोशी अंकल सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी कमी अंकल को खुद खटक रही होगी, पर मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम की नींव सबसे पहले दिव्या ने उनके परम मित्र श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी के साथ बैठकर ही रखी थी और ये उनका ही प्रस्ताव था इस कार्यक्रम को रखने का। किसी कारणवश वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, शहर में उपस्थित नहीं है, पर माननीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी और आपके राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त गुरु श्री गोपी कृष्ण जोशी जी हरदा से एवं पद्मश्री श्रीमती मेहरुनिसा परवेज
और आपकी प्रिय नातिन टुक टुक दिशा पाराशर आपके लिए कुछ संदेश भेज रहे हैं। बस हम थोड़ा वक्त और लेंगे। जी जो है वो प्रदेश के पत्रकारों में रहे हैं, काफ़ी उनका लेखन जो है लेखन में पहली शैली रही है और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया आयाम उन्होंने खड़े किए थे। लेकिन इसके साथ ही उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, भोपाल और मध्य प्रदेश को उन्होंने कैंसर चिकित्सालय के रूप में एक संस्थान दिया है, जिसमें कि वो सेवा कार्य जो है वो परमात्मा के साथ कर रहे हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जीवन के पड़ाव पे उनको और ऊर्जा दी ताकि वो समाज की सेवा में सदैव सतत रहे। ऐसी मेरी मदन मोहन जोशी का नाम सुनते ही मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उभर आती हैं। हमको शाला को, नगर को और हम शिक्षकों को उन पर बड़ा गर्व अनुभव होता है। नगर की वो पहचान है और नगर उनसे ही नगर का महत्व बहुत बढ़ा है। हरदा की गतिविधियों से और हरदा की साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा अन्य सामाजिक गतियों से वो जुड़े रहे बचपन से ही। कहते हैं पूत के पाँव पानी में नजर आते हैं, वैसे मैंने मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक उनको बहुत पास से देखा। उनमें वो प्रतिभा के धनी प्रारंभ से रहे और परिश्रम से उन्होंने अपनी प्रतिभा को सिंचित किया और विकसित करते चले गए। प्रारंभ में ही उनमें संगठनात्मक शक्ति इतनी थी कि बड़े बड़े मतलब आयोजनों को जिनकी कल्पना करना, उनको साकार करना, उनको सफलता की ओर ले आना उनके लिए बहुत सरल था। हरदा मिडिल स्कूल से ही वो मेरे से जुड़े रहे और हाई स्कूल तक मैंने उनके साथ मेरे बहुत संपर्क निकट के रहे। वो प्रिय छात्र रहे। स्कूलों में उनके मोहल्ले के लड़के, बहुत बड़े बड़े लड़के रहते थे और वो उनके पूरे कंट्रोल में रहते थे, नियंत्रण में रहते थे। कि छोटे थे हाइट में पर बड़े बड़े लड़के भी क्यों नहीं करते थे। कभी शिक्षक नहीं रहे क्लास में, कैप्टन तो हमेशा रहे, पर वो लड़के बिल्कुल शांत बैठते थे और उनका अनुशासन में रहते थे। उनकी प्रतिभा का ही एक कारण रहा और उनकी मधुरता, प्रतिभा सभी था कि उनमें शक्ति बहुत प्रारंभ से बचपन से ही थी और वो आगे विकसित होती गई। स्कूलों में जितने भी फंक्शन हुए, नगर में जितने भी फंक्शन, कवि सब बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुए, बड़े बड़े साहित्यिक कार्यक्रम हुए, सामाजिक कार्यक्रम हुए, सब में उनकी भूमिका, उनके बगैर कोई कार्य तो होता नहीं था। वो भोपाल चले गए तब भी हरदा से जुड़े रहे। हम लोगों को जब भी कोई बड़े बड़े आयोजन करना पड़ता था तो हम मदन मोहन जोशी के पास जाते थे और वो मतलब वहाँ से भोपाल से हम लोग को सब सहायता करा करते थे। मुख्य अतिथि को लाना हो, किसी अच्छे महापुरुष को लाना हो, बड़े साहित्यिक व्यक्ति को लाना हो, उनके लिए वो काम वो किसको रहता था, वो लाते थे उनको और हरदा में वो कार्यक्रम बड़ी सफलता हुआ करते थे। सबसे बात हुई थी तो उनका सर मेरे की छात्र ये काम ले लिया है और मैं इसी को कर रहा हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। आज भी मदन मोहन जोशी के नाम आते से हम लोग हरदा और मदन मोहन जोशी में सेनानी मत है, उनको से अलग नहीं किया जा सकता और बहुत बड़ा योगदान उनके हरदा के लिए रहा और हरदा उनका चरित्र बनी रहेगा। मदन मोहन जोशी जी मेरे बड़े सम्माननीय और बहुत ही आदरणीय रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किया और नई दुनिया में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने नए लोगों को आगे बढ़ाया। मैंने भी उनके साथ मिलके नई दुनिया का कॉलम लिखा था, 7 वर्ष तक लिखा। तो इस तरीके की उनकी छोटी छोटी बातें मुझे याद आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी बहुत उनको शुभकामना देती हूँ। मैंने देखा है कि हम लोग जब आए
लिखने में, लेखन में। और जोशी जी की लेखनी में पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे हम रोज़ाना सूर्य को देखते हैं, सूरज को, लेकिन हम उससे कोई शिक्षा नहीं लेते। वो रोज़ आता है, रोज़ सबक हमें दे के जाता है। जब वो धीरे धीरे निकलता है और जब वो धीरे से ऊपर उठता है तो आप देखिए कितने अंधेरे को वो पी जाता है और कितने अंधेरे रास्तों पे वो रोशनी फेंकता है। ये ही बात मदन मोहन जोशी जी की थी कि वो इतने अच्छे से उन्होंने अपनी बातें कही, इतने अच्छे से उन्होंने पत्रकारिता की, इतने अच्छे से राजनीति के उन छोटे छोटे जो गड्ढे थे, जो घाटियाँ थी, जो सीलन भरे इलाके थे, उनमें उन्होंने जो बातें अपनी लेखनी से कही है और जो उजागर की, बहुत महत्वपूर्ण है। मदन मोहन जोशी जी की 2 किताबें जिनका आज रिलीज़ हो रही हैं और दुनिया ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज हमारे हाथों में आएगी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, शब्द बड़े कीमती होते हैं। शब्द जिस तरीके से मोती बहुत कीमती होता है, बरसों तरसों वो समंदर में पड़ा रहता है, लेकिन जब वो निकलता है तो वो अपनी पूरी आँख के साथ, अपनी पूरी कीमत के साथ, अपने पूरे आकलन के साथ दुनिया में प्रवेश करता है। ऐसे ही शब्द जब भी सामने आता है, अपनी पूरी कीमत के साथ सामने होता है, वो कभी कम नहीं होता और उसके जो शब्द के अंदर जो अर्थ होते हैं वो इतने मायने रखते हैं कि उसको अगर कोई सीखना चाहे, उसको लेना चाहे, उससे बहुत कुछ सीख सकता है। वो पूरी आपके साथ आज दुनिया में सामने आ रहा है और मैं सोचती हूँ कि सारे लोगों को चाहिए कि उससे शिक्षा लें, उस चीज़ को देखें, उसे पढ़ें, अपने अंतर को संवारें, अपने को कायर न बनने दें, दुनिया को फेस करें और अच्छी बातें सीखें। ये उनके जो गुण हैं उनको उन किताबों से हमारे पाठकों को लेना चाहिए। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस अवसर पे उनके साथ नहीं हूँ। लेकिन मैं तहे दिल से उनके साथ हूँ। Hi Nana, wish you a very happy belated birthday and congratulations for your new book. I'm so sorry that I couldn't be there with you all today. I wish all the happiness of the world for you. I wish you write even hundreds of more books and we celebrate your work again and again. I love you all. I miss you. And do miss me. Have fun. जब आँख बंद करके क्षण भर को ध्यान से मैंने सोचा तो ये पंक्तियाँ मेरे हृदय से निकली कि मन मलन, सोच पतन, नयन सागर, साथी आखर, मुस्कुराती छवि, जैसे दमकता रवि, बंदिशों से जुदा, मिजाज अलहिदा, सुन पीड़ितों की पुकार, अवस्था को धिक्कार, की तेज कलम धार, किया मौन प्रहार, है ला इलाज रण, अर्थात कैंसर अस्पताल, है ला इलाज रण, फिर भी लिया प्रण, सेवा कलश अक्षय, बस यही इनका परिचय। माननीय जोशी जी। आदरणीय अशोक जी, गुप्ता जी, मेरी धर्मपत्नी, मेरे सब मित्र और परिवारजन, आप सबको हृदय से अभिनंदन, स्वागत। असल में मुझे इस आयोजन से एकदम मुश्ताक अली साहब जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे, उनका एक भाषण याद आ गया। इंदौर में एक कार्यक्रम में इसी तरह का सिलसिला चल रहा था। उसके बाद उनसे कहा गया कि आप भी भाषण दीजिए, तो आए मंच पर और बोले, माई लॉन्गेस्ट स्पीच इज़ थैंक यू वेरी मच एंड माई शॉर्टेस्ट स्पीच इज़ थैंक यू।
मुझे लगता है कि मुझे भी यहीं पर समापन कर देना चाहिए। जहाँ तक स्वीटी का सवाल है, बेटी के लिए तो भगवान ने पहले से रिजर्वेशन हार्ट में कर दिया है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और जब ये पैदा हुई तो डॉक्टर ने पूछा हमारी पत्नी से कि बेटा चाहिए या बेटी, तो उन्होंने कहा बेटी। तो आश्चर्यचकित हो कहते बेटी, ये बहुत पहले की बात है। तो इनसे पूछा क्यों बेटी चाहती हैं आप? तो उन्होंने कहा बेटा क्या होता है, हाफ पैंट पहनाओ, शर्ट पहनाओ, बेटी हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ बड़े सुंदरता से उसको रखो। तो शायद उस सब का ही आज प्रतिफल है कि उसने ये पहल की। मैं इस पहल को कभी एनकरेज इसलिए नहीं करता, मजाक में कह रहा हूँ, अशोक जी बुरा नहीं माने। वल्लभ भवन में एक बार आई क्लब बना था। उस आई क्लब यानी मैं, आई क्लब में कौन कौन थे? शिवरमन साहब, एमएन बुच साहब और अशोक वाजपेयी साहब। तो जो आई क्लब मुझे याद आ रहा है तो मुझे लगता मैं आई अब कैसे कहूँ जब मैं आई क्लब को इस तरह की कई बातें हैं जो दिमाग में आ रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस गुरुजन ने अभी संदेश दिया था, गोपी कृष्ण जोशी, असल में शिक्षक, और वो भी प्राइमरी और हाई स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, वो जो आपका व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं, ऐसी पक्की नींव वो डालते हैं कि उसके बाद फिर जीवन के जो भी आगे के चरण होते हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान उस नींव का होता है। जब मैं भोपाल में आया तो अपने कंधों पर एक नन्हा इंद्रधनुष लेकर आया था। ये नन्हा इंद्रधनुष था भाषण देना, कविता करना, आयोजन करना, सामाजिक कामों में बड़े उत्साह से भाग लेना। और हमीदिया कॉलेज के मेरे जिन मित्र ने अभी मेरे बारे में कहा, तो हमीदिया कॉलेज में उन दिनों हम लोगों ने ऐसा वातावरण उस कॉलेज का बना के रखा था कि मुझे प्रिंसिपल मल्होत्रा जो थे, वो जब कोई भी आयोजन होता था, बड़े से बड़ा दिग्गज पृथ्वीराज कपूर आए हमारे यहाँ, तो ये मदन मोहन जोशी स्वागत भाषण देगा। इस तरह से इतना ज़्यादा एनकरेज हमारे शिक्षकों ने हमें किया, इतना प्यार दिया कि मुझे तो लगता है कि उनके ऋण से ऋण होना जीवन भर संभव नहीं है। और ऐसे शिक्षक अगर फिर से हमें प्राप्त होने लगे तो मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। कितने ही अच्छे से अच्छे विद्यार्थी हमारे देश में पैदा हो सकते हैं, बशर्ते कि शिक्षक की जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम काफ़ी मजबूत करें, पुनर्जीवित करें। मेरे बारे में जो कुछ कहा गया और भी अवसरों पे कहा गया है, क्योंकि जीवन भर उत्साह मिलता रहा, खूब पुरस्कार मिले, और जितने भी पुरस्कार हो सकते हैं मध्य प्रदेश में सभी मिलते गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि फिराक गोरखपुरी का एक वाक्य है कि जिंदगी 4 दिन की है पर 4 दिन भी कम नहीं होते। इन 4 दिन की जिंदगी में भी अगर हम पूरी अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ, जो कुछ हम में है उसके रोम रोम को अगर हम संजो कर, निचोड़ कर अगर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, तो ये 2 पंक्तियाँ मैंने कभी पढ़ी थी, बहुत इन 2 पंक्तियों ने काम दिया। जहाँ तक जीवन का सवाल है, वो भी एक पंक्ति है। वल्लभ भवन में मैं अक्सर लगभग रोज ही पहुँच जाया करता था। एक बार संडे को पहुँच गया क्योंकि आदत थी रोज जाने की। तो एक अफसर वहाँ पे मिले जो कि किसी काम से वहाँ गए थे। उन्होंने कहा संडे आज जोशी जी आप कैसे आ गए? तो मैंने कहा शिवमंगल सिंह सुमन की एक पंक्ति है, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। तो मेरे जीवन की कहानी तो यह कि पथ ही मुड़ गया था। कभी कोई किसी चीज़ के लिए न कोशिश की, न कोई तैयारी की। कैंसर अस्पताल भी बनाया तो 5 मिनट में निर्णय हुआ कि कैंसर अस्पताल बनाना चाहिए। मैं हमीदिया अस्पताल जाया करते थे, वहाँ मित्र थे, गप्पे ठोकते थे। तो उसी में एक ये विचार पनपा कि क्या कमी है भोपाल में। उन्होंने कहा भाई कैंसर अस्पताल। डॉक्टर पी.के. जैन भी बैठे हैं, ये भी उसमें शामिल थे गप्पों में। और गप्पों में योजना बन गई और वो चल पड़ी। तो ये जीवन प्रवाह है, इसके बारे में क्या कहना, कैसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो 2 पंक्तियाँ हैं ये ही जीवन को पूरी तरह से बयान कर देती हैं। और एक ये
मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम काफ़ी लंबा चलेगा, इसलिए मुझे कम से कम बोलना चाहिए। और क्योंकि मुझे बोलने के बहुत अवसर आते हैं, लगभग हर महीने, पहले तो हर तीसरे चौथे दिन जब नई दुनिया में था, किसी न किसी आयोजन में जाना पड़ता था, बोलना पड़ता था। अब थोड़ा अंतराल आने लगा, तो मैं तो नया साल क्योंकि शुरू होने वाला है, और इसलिए लंबा चौड़ा भाषण देने के बजाय अपने नए साल पर एक कविता है, वो ही आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। जर्द न हो सपनों की सुर्खी, सर्द न हो प्राणों का सोच, जीवन की अनंत मंजिल पर नया सफर तय हो हर रोज। कुछ अनगाए गीत बचे हैं, कुछ अनगाए गीत बचे हैं, कुछ ऐसे ढेरों मीत बचे हैं जिनको बाहों में भरना है, करना है इन सबकी खोज, नया सफर तय हो हर रोज। ऐसी जीत कहाँ पाई है दुश्मन का भी दिल जीता हो, सुबह बनारस सबे मालवा जैसा पूरा दिन बीता हो। कभी राह में धूल, कभी शूलों को झेला, दूर दूर तक अपना कुरुक्षेत्र जा फैला। अपने बूते लड़ी लड़ाई, नहीं चाहिए कोई फौज, नया सफर तय हो हर रोज। कुछ सुलझे सवाल कुछ अब भी अनसुलझे हैं, कुछ चुटकी में सहज हल हो गए, बाकी लपटों में झुलसे हैं। मसलों में ही पहले मैं की होड़ छड़ गई, समाधान में धक्का मुक्की शुरू हो गई। हम उत्तर को प्रस्तुत हैं, नहीं किसी से है परहेज, नया सफर तय हो हर रोज। कितने सुखद वसंत जी लिए, हर धारा के संग बह लिए, जो भी प्याले मिले पी लिए। कभी उड़े कोमल पंखों से, कभी सो गए अंगारों पर, कभी बिक गए पुचकारों पर, कभी भिड़ गए ललकारों पर। बना रहे अपना यह ओज, नया सफर तय हो हर रोज। नए साल की अगवानी की रस्में तय हैं, सपनों की यथार्थ से टक्कर होगी यह भी तय है। अमा पूर्णिमा सुबह शाम का क्रम भी तय है, जो आगे बढ़कर तप कर खप कर हासिल कर ले जीवन की लय, बोलो उसकी खुलकर जय। हंसी खुशी से ढो लेंगे हम सारी पीड़ा सारा बोझ, नया सफर तय हर रोज। इसी के साथ जो नया वर्ष आ रहा है उसके लिए आप सबको बधाई, मंगल कामना। जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, खासतौर से पत्रकारिता के बारे में, तो बहुत से घटनाएं दिलचस्प याद आती हैं, क्योंकि थोड़ी गुस्ताखी, थोड़ी मस्ती, थोड़ी गंभीरता, थोड़ा समाज के बारे में चेतना, उसके कल्याण की भावना, सुधार की भावना, ये सब एक मिला जुला सब पत्रकारिता में सब कुछ, सारी दुनिया पत्रकारिता में समाई हुई है। और इसलिए उसके हर पहलू को, उसके हर रंग को मैंने कोशिश की कि उसे अपने लेखन में समावेश करने की कोशिश करूं। और इसलिए पत्रकारिता में इतना आनंद है। और अभी उमेश जी ने बताया कि किस प्रकार से पत्रकारिता का रूप किस प्रकार से बदल रहा है, पर मैंने तो उसे पूरी, उसका जो कहना चाहिए कि जितने उसके पहलू हैं, चाहे उसका रचनात्मक पक्ष हो, चाहे उसका आनंद हो, चाहे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों, एक मुख्य सचिव भूतपूर्व बैठे हुए के शर्मा साहब, सीधे हम इनके कमरे में जाते थे, कोई चिट की जरूरत नहीं होती थी। तो इस तरह का मैं उस वक्त ये जो पथ ही मुड़ गया था कह रहा था, उसके पीछे यही भावना थी कि अफसरों से, खास तौर से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, नरोना साहब ने, मेरा तो जिस दिन मैंने पत्रकारिता शुरू की उसके 4-6 महीने बाद दुर्गादास यहाँ पर आए, जो इन्फा के संस्थापक थे और मैं उसका प्रतिनिधि था। तो एच.एस. कामत साहब जिनसे मिलना एक अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव किसी भी पत्रकार के लिए हो सकता था। और मैं एच.एस. कामत से भी मिलता था, और तरुण भादुड़ी के अलावा अगर वो किसी से बात करते थे तो ये सौभाग्य मुझे हासिल था। ये सब बातें कहने में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि आई क्लब याद आ जाता है, और जब आई क्लब याद आता है तो फिर ये सारी चीज़ें, लेकिन पीछे मुड़ने पर मुझे लगता है कि जो मैंने सुमन जी की कविता कही थी आपसे, कि कैंसर अस्पताल का हो, चाहे और कोई काम जीवन में किए हो, या नई दुनिया मैंने जब ज्वाइन की हो, सब 1-1 मिनट, 2-2 मिनट में ये सारे जीवन में ये घटनाएं घटित होती रही। कभी इस चीज़ के लिए मैंने प्रयास नहीं किया। और जो पत्रकारिता का आनंद है उसके 1-2 किस्से आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि भूलते तो ये पत्रकारिता का ही आयोजन है। राजकुमार खन्ना साहब होम सेक्रेटरी थे, और मैं और राजू संतानम अक्सर वल्लभ भवन
एक खास दौर में साथ साथ जाया करते थे। तो वो आंख मीच कर थोड़ा फाइलों पर टक 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 करते थे और आंख उन दिनों मूंद लेते थे, यो करके और यो करते थे। तो मैंने और राजू संतानम ने तय किया कि जब ये इस तरह से करें तो अपन फाइल का जो पहला पेज है उसको देख लें, एक तुम देख लो एक मैं देख लूँ। और क्योंकि होम सेक्रेटरी थे और एक्स सेक्शन भी उन्हीं के पास था, तो 3-4 जो गोपनीय रिपोर्ट थी वो मैंने और राजू संतानम ने केवल उनके आंख मूंद के टक टक करने का जो उनका आलम था उतनी देर में हमने हेडिंग पढ़ ली। और हेडिंग पढ़ने के बाद तो पत्रकार के लिए बड़ा आसान है कि उसके बाद पूरी कथा को इस तरह बनाना। डीपी मिश्रा के भी समय में कई दिलचस्प घटनाएं हुई, एक लतीफ़ा सुनाता हूँ उसके बाद खत्म कर दूँगा। वो ये कि आपातकाल जब लगा तो मथुरा प्रसाद दुबे एक वरिष्ठ मंत्री थे। उन दिनों लोकल एक्सचेंज था, ये वाला एक्सचेंज नहीं था, वो मैनुअल एक्सचेंज था। तो उन्होंने सुबह 9:15 बजे जब रेडियो पर खबर आई कि आपातकाल घोषित हो गया है तो मुझको फ़ोन किया, जोशी आपातकाल लग गया, अब तो ये इंदिरा गांधी डिक्टेटर हुई, अब समझो गया प्रजातंत्र तो गया यहाँ से। उसी बीच में फ़ोन पे टक टक हुई तो बोले जो हुआ देश के लिए बहुत अच्छा हुआ। लॉन्ग टर्म में ये समझिए कि देश बहुत मजबूत होगा। और दौड़े दौड़े मेरे पास आए 10 मिनट बाद, बोले तेरा फ़ोन तो टेप होता है, पर बोले मैंने भी क्या पैंतरा बदला। तो कभी आप यानी इस तरह के आयोजन में नहीं, जो गोष्ठियाँ होती हैं, मैं आपको मंत्रियों के सचिवों के शायद 3-3 घंटे का सत्र मेरे नाम आप लिख सकते हैं। असल में ये पत्रकारिता का आनंद है। बाकी तो क्या किया क्या नहीं किया, कौन से लेख पसंद किए गए, लेकिन जो जीवन जीने की ऊष्मा है, उसका जो आनंद है, वो जो पत्रकारिता में है। मैं नहीं कहता कि और पेशे में नहीं है, लेकिन एक मस्ती, एक खुलापन, उसके बाद रात की बैठ के, उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा आपसे कि उन दिनों जनसंपर्क विभाग हम लोगों को जो 7, 8, 10 पत्रकार होते थे उनको बाहर भी ले जाते थे, कभी किसी प्रोजेक्ट को दिखाने, कभी किसी क्षेत्र में, और उसके साथ जो 2-4 दिन साथ में बीतते थे वो लम्हे याद करके लगता है कि वाकई इस तरह का एक पत्रकारिता का जो हमने जीवन जिया, उसने सारे व्यक्तित्व के एक एक कोने को बिल्कुल प्रज्वलित कर दिया। और इसलिए मेरा हमेशा ये कहना है कि जब तक पत्रकारिता को हम जी नहीं सकते, वो हमारे बिल्कुल रगों में दौड़ने वाली, वो जो शेर है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपक पड़े वो लहू क्या है। ये है पत्रकारिता। जब आपके रग रग में उसका संचार हो और आपको लगे कि हाँ ये जो व्यवसाय हमने चुना, जो क्षेत्र हमने चुना है, उस क्षेत्र में एक ऐसा आनंद है जिसको हम स्वयं भी उससे आनंदित हो सकते हैं, समाज को भी कुछ दे सकते हैं, और एक ऐसे दौर में हमें रहने का मौका मिला है जहाँ हमारी कलम स्वतंत्र है। डीपी मिश्रा के बारे में मुझे याद है कि वो पत्रकारों का बड़ा यूज़ करते थे, बहुत चतुराई से इस्तेमाल करते थे। अगर आप बौद्धिक हैं तो अपना वो बौद्धिक तालमेल बैठाते थे, और अगर कुछ जरा थोड़ा कुछ रुपया पैसे का मामला है तो उन्होंने पूरी सूची एक दिन में मुझे बताई कि देखो पत्रकारों की सूची मेरे पास है। मैंने कहा क्या है? एक निकाली, बोले ये वाले, दूसरी निकाली, बोले ये वाले। हमने कहा हम किस श्रेणी में आते हैं? तो बोले आप मित्र की श्रेणी में आते हैं। उस दिन मुझे लगा कि इस तरह के लोगों के, काटजू साहब, डॉक्टर काटजू, आप आश्चर्य करेंगे कि डॉक्टर काटजू से भी हमारी मित्रता हो गई। वो मुझसे कहते थे कि नेफा के क्या हाल है, वो भूल जाते थे कि इन्फा जो मेरी न्यूज़ एजेंसी थी उसका नाम, तो मैं उनसे कहता था कि 2 चौकी छोड़कर बाकी सब खतरे में हैं। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं, क्योंकि ये आयोजन बहुत ही आत्मीय और निजी आयोजन है, इसलिए कोई भाषण देने का जो मेरा मन है वो जिस तैयारी से मैं आया था उसको मैंने यहाँ छोड़कर, और ये बातचीत का एक पारिवारिक माहौल है उसमें ही बात करना मैंने पसंद किया। जहाँ तक इन रचनाओं का सवाल है, मैं तो स्कूल के दिनों से ही लिखना शुरू कर दिया था, और मैं अशोक जी से कह भी रहा था कि जो भी नींव हमारी पड़ती है किसी भी अभिव्यक्ति को कौशल की, वो स्कूल के दिनों में ही और कॉलेज के दिनों में और वो बढ़ती है, और वही हमारे जीवन का
प्रवाह बन जाता है। मैंने आपसे जो चर्चा की है वो ये कि स्वीटी ने किस तरह से ये गोपनीयता बरती। मैं तो हैरान रह गया कि पत्रकारिता में भी मैंने कई गोपनीय चीज़ों का भेद निकाल लिया था और कैसे भी उस तक पहुंच गया था, लेकिन ये तो गोपनीयता का जो आवरण है, ये तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस तरह की गोपनीयता भी इस आयोजन को, और वो भी पारिवारिक आयोजन। कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा लगे नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि साकेत दुबे जो है इनसे मैं थोड़ी अपने पुराने जो लेख है उनका संकलन करा रहा हूँ। वो इतना लिखा है, कितने उसको मैं कब से आपको बताऊँ, 1952-53 से मैंने लेखन शुरू कर दिया था, साहित्य का भी पत्रकारिता का भी। और मैंने ये तय कर लिया था लगभग कि अब ये जितना भी घर में भरा पड़ा है भंडार, उसको आप विजय दत्त श्रीधर को सौंप दिया जाए, उनके संग्रहालय को दे दूं, और उसके बाद में ये सब लेखन बहुत हो गया, समय समय पर जो लिखना है वो लिखता रहूं। और इस बीच में कहाँ से ये लेख ले लिए, कैसे ले लिए, ये सब जो है उसको देखकर मैं चकित हूँ। लेकिन परिवार में ये सब चलता रहता है। आप सब आए, इतनी देर तक यहाँ रुके, और इस तरह के आयोजन से कम मैं बहुत ही सोच नहीं पा रहा हूँ कि दो चीज़ों को मिश्रण कर दिया जाए, कि व्यक्तिगत पारिवारिक भी और उसके साथ फिर उसके साथ पत्रकारिता को भी जोड़ दिया जाए। तो जैसा भी है आयोजन, मुझे यही कहना पड़ेगा स्वीटी को कि अगले बार से कम इसकी पुनरावृत्ति न हो। आप सब आए, सब आदमी जन हैं, और मुझे लगता था मैं तैयारी करके जो भाषण आया था वो तो मैंने छोड़ दिया। अब एक लतीफ़ा सुना के, क्योंकि भोपाल को मैं फीते और लतीफ़े का शहर कहता हूँ, या तो फीता चलता है फाइलों का या लतीफ़े चलते थे, अब बंद हो गए, लेकिन हम पट्टियों पे बहुत बैठे हैं। और मैंने तो पटिया परिकथा के शीर्षक से एक पूरी किताब भी लिखी जो बरसों पहले प्रकाशित हुई थी। ये मैं किस्सा एक दो और मौके पर जब सम्मान होता है तब मैं सुना चुका हूँ, पर कई मुझे नए यहाँ पे मित्र दिखाई दे रहे हैं। असल में हुआ ये कि एक बंगाली मोशायर थे, ये सम्मान से जुड़ा है लतीफ़ा। तो वो क्या करते थे कि काफ़ी रंगीन तबीयत के थे, महफिलों में जाते थे, काफ़ी पीना खाना मौज मस्ती करते थे। और हर बार वो उनके घर जब पहुँचते थे तो उनकी पत्नी कहती थी शाल कहाँ गई, वो शाल घुमा आते थे। एक पत्नी ने कहा देखो अब वार्निंग दे रही हूँ, अब शाल नहीं घुमा। बिल्कुल नहीं, आज सवाल ही नहीं, देख लेना शाल बिल्कुल मैं अपने साथ लाऊंगा। एक दिन नहीं लाए, 2 दिन नहीं लाए, 10 दिन नहीं लाए, 15 दिन नहीं लाए। बोले मैं कितनी शाल आपको कहाँ से ला के दूँ। आज आखिरी चेतावनी दे रही हूँ कि अगर आज शाल वापस नहीं लाए तो घर में नहीं घुसने दूँगी। तो महफिल में पूरे टाइम तक शाल संभालते रहे, ये शाल ठीक जगह है, ठीक जगह है। और घर आए तो अपनी पत्नी से बोले देखो तुमने कहा था ना कि शाल मत घुमाना, ये देखो शाल बिल्कुल सलामत है कि नहीं है। तो उसने कहा धोती कहाँ गई। तो असल में हमको शाल की भी चिंता करनी है और धोती की भी। और यही मैं आजकल इसको मजाक को थोड़ा दूसरे लहजे में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि हमारा चिंतन और हमारा व्यक्तित्व इसमें समानता हो, हम खंडित व्यक्तित्व वाले न हों। हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जो जिन चीज़ों के बारे में हम जिन आदर्शों की बात करते हैं उन आदर्शों के प्रति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम समर्पित हों। और मेरा ख्याल है कि जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं, मुझे भी कई बार इस तरह के सम्मान समारोह में जाना पड़ा, और हर बार मैं इस तरह से लौटा कि देख लूँ कि शाल भी सलामत है और अपना पैंट भी सलामत है। मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही मैं और अधिक तो क्या कहूँ सिवाय इसके कि ये पारिवारिक आयोजन की अपनी सीमाएं होती हैं। और अंततः मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा घबरा रहा हूँ, मैंने 3 बार कहा है कि किस तरह से आई क्लब जो है उससे व्यक्ति बचे। ये लोग तो खैर मस्ती में है, आई क्लब को मैं किसी उस अर्थ में नहीं कह रहा। उन दिनों वल्लभ भवन के वातावरण को जीवंत बनाने के लिए ये सब होता था, और इस सब में हम भी भागीदार थे। हम भी एक तरह से आई क्लब के उन दिनों मेंबर हो गए थे, क्योंकि इन तीनों से बहुत अंतरंग मित्रता थी।
तो कभी कोई आयोजन आपको करना हो, जितने बैठे यहाँ पे साथी, और वो आयोजन सिर्फ ये हो कि मंत्रियों के अगर किस्से सुनना है तो एक सत्र मेरे नाम लिख दीजिए। भाई विजय तिवारी बैठे हुए हैं, वो उनको मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई ये किस्से सुन लो, वो भी कुछ सुना देते हैं। दूसरे मित्र जो हैं उनसे मैं कहता हूँ कि सचिवों के एक दिन किस्से हो जाएं, एक दिन मुख्य सचिवों के हो जाएं, एक दिन। तो ये जो हम लोग वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ का मतलब हो गया है कि मतलब आउट ऑफ सर्कुलेशन, वरिष्ठ का अर्थ, और इतने वरिष्ठ आजकल हो गए हैं कि कोई किसी को पत्रकार तो कहते नहीं, जो मिलता है वो वरिष्ठ पत्रकार ही मिलता है। बोले कौन है आप, तो मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, या जो परिचय कराएगा वो कहेगा वरिष्ठ पत्रकार। तो वरिष्ठता छोड़ें, पत्रकार की जो सच्ची जिंदगी है, जो उसके सच्चे मूल्य हैं, उसका भरपूर आनंद मैंने भी लिया है और भी कई लोगों ने लिए हैं। और मुझे तो लगता है अगले जन्म में भी अगर ईश्वर जन्म दे तो पत्रकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बच गए के साथ मैं अंकल का धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी शहर में रहकर एक पत्रकार की नज़रों से छुपाकर हम लोगों ने एक गोपनीय कार्यक्रम आयोजित किया और ये जंग जीतने जैसा था। पर अगर राकेश जोशी जी अपनी टीम के साथ दिव्या का साथ ना देते तो ये कार्यक्रम इस तरह से नहीं हो पाता। आप 2 मिनट बस इंतज़ार करें। आभार व्यक्त करने के लिए मैं बुलाती हूँ राकेश जोशी जी। समय काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं शॉर्ट में वाजपेयी साहब का विशेष आभारी हूँ कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ बना रहे। उमाशंकर गुप्ता जी साहब इनका भी आभारी हूँ। साथ ही आप सबका विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की गोपनीयता बनाए रखी, उसके लिए विशेष तौर से सबका आभारी हूँ। और कुछ ऐसे साथी ममता जी, संजय जी, सुधीर जी, घनश्याम सक्सेना साहब, मेरे अस्पताल के साथी जिन्होंने इसको बनाने में बहुत मदद की, के जी शर्मा जी, और किसी का नाम छूट गया इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सबका आभार है। और 4 पंक्तियाँ अंकल की मैंने किताब से चुराई नहीं की तो बोलना चाहता हूँ। जितनी जल्दी दीप बुझा करते हैं इतनी जल्द न प्राणों को बुझना है। हम सपने तो तपना और संवरना है, मेरे मन कुछ और कदम चलना है। आप सबका धन्यवाद। राना, राना पापा ये हरदा का नाम रोशन कर दिया पापा। ये ममता श्रीमान बहुत बहुत बधाई। अरे वाह साहब, से